वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है, जबकि जो जन गण मन है वो हमारा राष्ट्रगान है। हम पूरा विस्तार से बात करेंगे, हम लोग सरकारी प्रोटोकॉल के बारे में भी बात करेंगे और ये भी समझने का आगे प्रयास करेंगे कि अगर किसी सामूहिक कार्यक्रम में, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत प्ले हो रहा है और अगर कोई व्यक्ति नहीं गाता है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा नहीं होता है, तो क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे जो टर्म्स है, लीगल स्टेटस वगैरह, इन दोनों का, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का, हम लोग आज देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अभी हाल ही में एक विवाद देखने को मिला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी का आरोप ये है कि कांग्रेस मुख्यालय में जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा था 15 अगस्त को, कुछ दिन पहले, तो उस दौरान चूँकि वंदे मातरम प्ले हो रहा था वहाँ पे, ठीक है, वंदे मातरम गीत का आयोजन हो रहा था। उस समय सोनिया गांधी पर यह आरोप लगा रही है बीजेपी कि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ इशारा कर रही हैं और इशारे में उन्हें वंदे मातरम गीत को रुकवाने के लिए बोल रही हैं, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का ये कहना है कि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ इशारा कर रही हैं कि आप बैठ जाइए। तो ये कुछ ऐसा मैटर है और इस मैटर के बाद एक राजनीति भी शुरू हो चुका है। खैर, हम लोग ज़्यादा राजनीति में जाने वाले नहीं हैं, हम लोग बहुत सारे जो टर्म्स है उस पर बात करने वाले हैं। कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स को देखें तो जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम, उसे सबसे पहली बार 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में। जबकि अगर राष्ट्रीय गीत की बात किया जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में इसे भी गाया गया था। तो कलकत्ता में कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशनों में 1911 में राष्ट्रगान जन गण मन और 1896 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सबसे पहली बार गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा। राष्ट्रगीत की बात करें तो इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1875 में इसका रचना हुआ था, जबकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1882 में अपना जो उपन्यास था उनका आनंद मठ, उसमें इसको शामिल किया था उन्होंने, वंदे मातरम को। आगे हम लोग डिस्कशन ये करते हैं कि इसका लीगल स्टेटस क्या है, यानी कि क्या संविधान में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का वर्णन है। एक्चुअली में हमारे भारत के मूल संविधान में इन दोनों का कहीं वर्णन ही नहीं है। तो आखिर लीगल स्टेटस इसे कैसे मिला, क्योंकि हम लोग बचपन से तो जान रहे हैं कि जन गण मन राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। तो लीगल स्टेटस इसका क्या है, चलिए समझते हैं आगे। 24 जनवरी 1950 की बात करें तो ये वो दिन था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान सभा में एक आधिकारिक घोषणा किया जाता है और ये आधिकारिक घोषणा किया गया था जन गण मन के बारे में। उन्होंने जो घोषणा किया था वहाँ पर जन गण मन के बारे में उनके द्वारा ये बोला गया था कि ये भारत का नेशनल एंथम राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम के बारे में उनके द्वारा ये कहा गया था कि वंदे मातरम को जन गण मन के ही सम्मान और समान दर्जा यानी इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। और देखिए, ये जो आधिकारिक घोषणा था ये कोई व्यक्तिगत घोषणा नहीं था, ये संविधान सभा में बातें कही गई थी 24 जनवरी 1950 को, ये वो तारीख था। इसके बाद संविधान सभा में जितने भी लोग मौजूद थे तो सर्वसहमति से उनका ये जो प्रस्ताव है, वो जो रेजोल्यूशन है, वो पारित हो गया था संविधान सभा में। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन ये था कि 24 जनवरी 1950 की अगर बात किया जाए तो भारत का स्टेटस डोमिनियन का था। इसका मतलब भारत का जो हेड ऑफ स्टेट था वो कोई भारतीय नहीं था, वो ब्रिटिश क्राउन था। हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश क्राउन था, यानी जो ब्रिटेन के राजा थे वो भारत के हेड ऑफ स्टेट थे। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ तब भारत को सोवरेन स्टेटस मिला था। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि चूँकि हेड ऑफ स्टेट 24 जनवरी 1950 को की अगर तारीख की बात किया जाए तो कोई भारतीय तो थे नहीं, डोमिनियन स्टेटस था। तो ऐसे में ये जो आधिकारिक घोषणा किया गया था जिसके द्वारा एक लीगल स्टेटस दिया गया है राष्ट्रगान को और राष्ट्रगीत को, तो क्या वो सही है? बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न है। अब यहाँ पर 2005 का सर्वोच्च न्यायपालिका का एक डिसीजन को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इसका जो लीगल स्टेटस है इसको स्ट्रॉन्ग करता है। ये जो डिसीजन है, ठीक है, वो लीगल स्टेटस ऑफ वंदे मातरम और जन गण मन का लीगल स्टेटस को मजबूती देता है। देखिए, 2005 में सर्वोच्च न्यायपालिका में
एक केस के सुनवाई मतलब हुआ था, संजीव भटनागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये राष्ट्रगान के ऊपर था कि राष्ट्रगान यानी जन गण मन में जो सिंध शब्द है उसको लेकर के डिसीजन आया था। ठीक है, मैं एक्चुअली ये जो केस है आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इस केस के सुनवाई के दौरान एक सोर्स के रूप में सर्वोच्च न्यायपालिका ने 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा की कार्रवाई को शामिल किया था। अब चूंकि न्यायालय कोई भी डिसीजन लेता है किसी मामले में तो किसी कानून के तहत ही लेता है या कोई तो सोर्स होता है जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। तो इस केस में जो सर्वोच्च न्यायपालिका का डिसीजन हुआ उसमें सोर्स के रूप में 24 जनवरी 1950 का जो आधिकारिक घोषणा था राजेंद्र प्रसाद जी का, उसको एज ए सोर्स शामिल किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल और हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में शामिल किया था। तो ये भी इस बात की पुष्टि करता है, इस पुष्टि को और ज़्यादा मजबूती देता है कि एक लीगल स्टेटस जो जनगण मन और वंदे मातरम को हासिल है। जस्ट मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। 1971 का कानून, राष्ट्रीय सम्मान की कानूनी सुरक्षा। देखिए, हम लीगल स्टेटस की अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं और हमने ये भी समझा कि भारत के संविधान में कहीं भी ये बात मेंशन नहीं है कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा या भारत का राष्ट्रगीत क्या होगा। संविधान में ये बात कहीं मेंशन नहीं था। ये तारीख है 1976 का, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में 42वीं बार संशोधन किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। अब मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए, इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 का क, 4 का ए जोड़ा गया, प्लस किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 51 का क भी जोड़ा गया, यानी कि भाग 4 के क में ही अनुच्छेद 51 का क आर्टिकल 51A को शामिल किया गया। इसमें मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया और कुल 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया उस समय। हालांकि बाद में 86वां संविधान संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात किया गया था, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए, एक्चुअली मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 का क और 51 का क अनुच्छेद ये शामिल किया गया और 10 मौलिक कर्तव्य उस समय शामिल किए गए। और जो उसमें पहला यानी कि फर्स्ट जो मौलिक कर्तव्य था वो क्या था, वो आप देखिए। वो ये था कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, संविधान है, राष्ट्रगान है, उनका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। ये पहला मौलिक कर्तव्य था और यहाँ पर ये वर्ड था राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो राष्ट्रगान ये जो शब्द है पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है 1976 के संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1977 में लागू हुआ था ये संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद 1971 का एक कानून है जिसे देखना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1921। आप ऊपर में देख सकते हैं जहाँ पर पेन आइकॉन मेरा चल रहा है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये क्या है? ये बेसिकली है राष्ट्रगान का अगर सम्मान नहीं होता है कहीं पर, ठीक है, जो भी मतलब रिक्वायर्ड स्पेस है जहाँ पर राष्ट्रगान का गायन वगैरह हो रहा है, वहाँ पर अगर राष्ट्रगान का सम्मान नहीं हो रहा है तो वैसे में दंडात्मक व्यवस्था भी है और ये कानून बेसिकली इसीलिए है। तो ये जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये संसद के द्वारा बनाया गया कानून था, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों से ये पारित हुआ और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इस पर सिग्नेचर हुआ। तो ये कानून है। इस कानून की अगर धारा 3 को देखा जाए तो इस कानून के धारा 3 के अंतर्गत नेशनल एंथम का जिक्र किया गया है, यानी कि राष्ट्रगान का जिक्र किया गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में इसी कानून में संशोधन करके राष्ट्रीय गीत को भी शामिल किया गया है राष्ट्रगान के साथ साथ। तो इसमें धारा 3 में नेशनल एंथम को एक कानूनी सुरक्षा दिया गया है और इसमें दंडात्मक व्यवस्था भी है। दंडात्मक व्यवस्था ये है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के गायन को जानबूझकर रोकता है, यानी कि किसी सार्वजनिक सभा में राष्ट्रगान हो रहा है, राष्ट्रगान को प्ले किया जा रहा है और किसी के द्वारा जानबूझकर रोका जाता है, या वहाँ पर जो सभा है उस सभा में जानबूझकर व्यवधान डाला जाता है ताकि राष्ट्रगान का गायन जो चल रहा है वो एक सम्मानजनक तरीके से संपन्न न हो पाए, तो वैसे में दंडात्मक व्यवस्था है 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष का कारावास है मैक्सिमम। ठीक है,
या जुर्माना भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कानून है। हालांकि इस कानून का अगर धारा 2 को देखा जाए तो इस कानून का जो धारा 2 है तो वहाँ पर संविधान के बारे में भी बात मेंशन है इसके धारा 2 में। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी बातें मेंशन की गई हैं कि इनका भी अगर अपमान किया जाता है तो सेम दंड का व्यवस्था यहाँ पर मतलब मेंशन है। 1971 का ये जो कानून है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर कहीं पर किसी सार्वजनिक सभा में राष्ट्रगान का आयोजन हो रहा है और कोई व्यक्ति राष्ट्रगान नहीं गाता है या चुपचाप इवन बैठा भी रहता है तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के धारा 3 के तहत मतलब वो दोषी नहीं होगा। ठीक है, बट फिर भी सोचने वाली बात है, कोई चुपचाप क्यों बैठेगा? सम्मानजनक तरीके से खड़ा तो सबको रहना चाहिए, जाहिर सी बात है। इतना तो सोच समझ सभी भारतीयों के पास होना ही चाहिए। राष्ट्रगान के समय खड़ा होना, राष्ट्रगान को गाना, इसे समझते हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका का एक फैसला है बिजॉय एमेनुअल वर्सेज स्टेट ऑफ केरला और 1986 का ये मामला है जब सर्वोच्च न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया था। वो महत्वपूर्ण डिसीजन क्या था वो देखिए। कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि हमारे धार्मिक विश्वास के कारण हम राष्ट्रगान को नहीं गा सकते हैं, लेकिन सम्मानपूर्वक हम खड़े रहेंगे। तो इसके बाद सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह डिसीजन दिया कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान मतलब जहाँ पे जिस समारोह में राष्ट्रगान का गायन हो रहा है वहाँ पर अगर वो राष्ट्रगान को नहीं गाता है तो इस कारण से उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 25 का हवाला भी दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के गायन वादन से संबंधी सरकारी आदेश के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के द्वारा जनवरी 2026 में यानी इसी वर्ष वंदे मातरम को लेकर के एक गाइडलाइन जारी किया गया और वो गाइडलाइन ये था कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंदों का गायन नहीं होगा, वंदे मातरम के जो कुल 6 छंद हैं उसका गायन अनिवार्य कर दिया गया है। जनवरी 2026 का ये गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। इसके बाद फरवरी 2026 में नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, उससे संबंधित कई सारे दिशा निर्देश जारी किए गए। अब जैसे कि जो वंदे मातरम है इसका गायन 3 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट होगा। इसके लिए जो प्रॉपर धुन वगैरह है उसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके बाद जुलाई 2026 में एक फिर से गाइडलाइंस जारी किया गया जिसमें नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों के बारे में बातें की गई। नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम दोनों के रिलेटेड एक कंबाइंड गाइडलाइन जारी किया गया। हालांकि नेशनल एंथम जो जन गण मन है राष्ट्रगान, उससे जुड़ा हुआ गाइडलाइन पहले से था, बट एक कंबाइंड गाइडलाइन जारी किया गया जुलाई 2026 में। अगर एक मोटा मोटी बात किया जाए जैसे कि ध्वजारोहण, ठीक है, ये बहुत ध्वजारोहण का कहीं पर अगर कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, तो उसके जस्ट पहले वंदे मातरम का गायन होगा, वंदे मातरम का गायन होगा और वंदे मातरम की जितने भी 6 छंदे हैं उनका गायन होगा और जिसके लिए 3 मिनट 10 सेकंड का समय निर्धारित है। वंदे मातरम होगा और वंदे मातरम के बाद ध्वजारोहण होगा और ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान होगा जो 52 सेकंड में संपन्न होता है। और ओवरऑल जो कार्यक्रम है उसका मतलब लास्ट में क्या होगा, तो उसके अंत में वंदे मातरम होगा एक बार फिर से और अंत होगा राष्ट्रगान से। तो ये ध्वजारोहण से संबंधित जो नियम है, एक जनरल नियम है कि पहले वंदे मातरम होगा 3 मिनट 10 सेकंड का, उसके बाद ध्वजारोहण होगा जस्ट बाद और जस्ट बाद राष्ट्रगान होगा जिसके लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित है। और कार्यक्रम का जो समापन होगा, तो कार्यक्रम का समापन किस तरीके से होगा, तो वंदे मातरम और उसके जस्ट बाद राष्ट्रगान होगा। तो ये कुछ गाइडलाइन वगैरह है। अगर आप डिटेल से गाइडलाइन को देखना चाहते हैं तो आप होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पर जाकर के आप डिटेल से जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने गाइडलाइन के बारे में देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्या गाइडलाइन है। अब हम ये देखते हैं कि 2026 में कानूनी संशोधन क्या हुआ। वो तो गाइडलाइन है, ठीक है। कानून की बात करें तो 1971 का जो कानून है जो सज़ा का प्रावधान करता है, जिसके बारे में हमने थोड़ा देर पहले बात किया, उस कानून में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया, तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 आया, यानी अमेंडमेंट हुआ
सुधार हुआ, संशोधन हुआ। संशोधन यह हुआ कि 1971 का जो कानून है उसके धारा 3 में बदलाव किया गया। धारा 3 में पहले सिर्फ जन गण मन का जिक्र था, अब वहाँ पर वंदे मातरम को भी इंक्लूड किया गया। जन गण मन के साथ साथ वंदे मातरम को भी इंक्लूड किया गया, यानी सेम मतलब इसके लिए भी लॉ रहेगा। वो ये है कि अगर जानबूझकर कोई रोकता है वंदे मातरम के गायन को, और गायन में जो सभा लगी हुई है उस सभा में जानबूझकर अगर कोई व्यवधान डालता है तो उसे 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो ये संशोधन किया गया है, और संशोधन में बेसिकली यही है कि धारा 3 में संशोधन करके वंदे मातरम को भी जोड़ दिया गया है जन गण मन के साथ में। दोस्तों, अभी तक हमने कानूनी पक्ष को काफ़ी विस्तार से देखा और आपको समझ में भी काफ़ी कुछ आया होगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि वंदे मातरम का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है। तो चूंकि वंदे मातरम को सबसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। 1905 का जो तारीख है इसे आप ध्यान से देखें। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। सांप्रदायिकता के आधार पर लॉर्ड कार्जन बंगाल को विभाजित करते हैं। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, और ये जो स्वदेशी आंदोलन है, इस स्वदेशी आंदोलन का एक प्रतीक आप कह ले या एक प्रमुख नारा कह ले, एक प्रमुख नारे के रूप में वंदे मातरम की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली गई 1905 के बाद से। और इतना ही नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता का ये परिचायक भी बन गया, ये जो नारा है वंदे मातरम का उस समय, चूँकि सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन हुआ था। इतना ही नहीं, अगर गांधी जी के आंदोलनों की बात किया जाए, 1920 के दशक का जो आंदोलन रहा या 1930 के दशक का आंदोलन रहा गांधी जी का, या 1940s का आंदोलन की बात करें, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या इवन भारत छोड़ो आंदोलन, उन आंदोलनों में वंदे मातरम का जय घोष हो रहा था। तो वंदे मातरम का जो नारा था भारतीयों में राष्ट्रवादी चेतना को काफ़ी बढ़ाने का काम कर रहा था। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि हमारे देश के हजारों क्रांतिकारी इस नारे को लगाते हुए फांसी के फंदे पर लटक गए, झूल गए, और देश उनका बलिदान हमेशा याद रखेगा। और वंदे मातरम का लोकप्रियता कितना ज़्यादा था आप देख सकते हैं, और राष्ट्रवादी चेतना लोगं में भर रहा था, लोगों में एक राष्ट्रभक्ति की भावना भर रहा था, लोगों के मन में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध में जोश भर रहा था। तो जो जन एकजुटता हो रही थी उसका शक्तिशाली प्रतीक बन गया था स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान वंदे मातरम। तो ऐसे में वंदे मातरम का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा है हमारे भारतीय इतिहास में। हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये जो नारा है, ये हमारे राष्ट्र की पहचान रहा है, हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। 121 वर्ष के बाद जब पहली बार इस नारे ने लोकप्रियता हासिल की थी 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान, उसके 21 वर्षों के बाद यानी 2026 में इसके लीगल स्टेटस को और ज़्यादा मजबूत किया गया है। और आपको मैंने भी पूरा विस्तार से बताया ही है कि स्वतंत्रता आंदोलनों से लेकर आज तक वंदे मातरम हमारे देश की जो राष्ट्रीय पहचान है उसका एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, जो मैंने वंदे मातरम के बारे में बताया, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम।